नमस्कार दोस्तों, बौद्धिक क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल में वीडियो किस टॉपिक पर है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। जितने भी लोग अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं या इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ इतना तैयार कर लें, वो 40 से 50 नंबर कहीं नहीं गया है। 40 से 50 नंबर वो बड़े आराम से पा जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। 10 लेक्चर आएगा इस टॉपिक पर, जो कि पूरे बुक का क्या रहेगा, पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। तो इसको आप लोग जोड़ तैयार कीजिए। ये जो पढ़े हैं वो भी तैयार करें, और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, जो क्लास 12th में एग्रीकल्चर से हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, जो कि ग्राम पंचायत पर निबंध लिखने के लिए आता है। कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है। कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में पूछा जाता है। तो है ग्राम पंचायत पर निबंध लिखिए। किस प्रकार लिखेंगे आप? जैसे कि है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारतीय ग्रामीण शोषण की मूल इकाई है। क्या है? ग्राम पंचायत ग्रामीण शोषण की मूल इकाई है। यहाँ गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है। क्या है? ग्रामीण शोषण की मूल इकाई है। गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था होती है। क्या होती है? प्रतिनिधियों की संस्था होती है। पंचायत का नेतृत्व सरपंच करता है, और इसके सदस्य गांव की जनता चुनती है। इसके सदस्य को गांव की जनता चुनती है। ग्राम पंचायत गांव के विकास कार्यों जैसे सड़क ग्राम पंचायत क्या कर रहता है? तो ग्राम पंचायत ग्राम के विकास, किसका? गांव के विकास या ग्राम के विकास कार्यों जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर सफाई की जिम्मेदारी निभाती हैं। क्या निभाती हैं? सिंचाई की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके बाद है सिंचाई की जिम्मेदारी निभाती हैं। यह सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाकर जनता को लाभ दिलाती है। ग्राम पंचायत लोगों की समस्या का भी समाधान करता है, और न्याय देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्याय देने में भी इसकी भूमिका निभाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है। क्या? ग्राम पंचायत पूछा जाता है एमसीक्यू में कि ग्राम पंचायत किसकी नींव को मजबूत बनाता है? तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है। दूसरा आता है 6 नंबर में निबंध लिखने के लिए नीति आयोग पर निबंध लिखिए। पहले जो नीति आयोग का कार्य है, ये कौन करता था? तो ये योजना आयोग करती थी। कौन करती थी? तो ये योजना आयोग करती थी। लेकिन इस समय कौन कर रहा है? तो इसका पद किसने ले लिया है? तो ये नीति आयोग ने ले लिया है। तो इस पर आता है नीति आयोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्थान है। क्या है? एक संस्थान है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। पहले भारत में योजना आयोग काम करता था, लेकिन समय के साथ उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए नई योजनाएं बनाना है। नई योजनाएं बनाना और राज्य को साथ लेकर काम करना है। क्या? और राज्य को साथ लेकर काम करना है। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उनकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। उपाध्यक्ष तथा उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। यह संस्था सरकार को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और
पर्यावरण से जुड़े मामलों में सलाह देती है। और नीति आयोग यह भी देखता है कि देश के हर राज्य और क्षेत्र का समान रूप से विकास हो या लंबी अवधि की योजनाएं बनाकर भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में काम करता है। क्या भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में कार्य करता है। बात करें कि योजना आयोग के क्या होते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा छूट गया है। इस प्रकार नीति आयोग भारत की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का मार्गदर्शन करता है और इसे आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ाता है। जैसे कि नीति आयोग क्या बोलते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं मोटे कलम से, नीति आयोग नया भारत, नई दिशा, नई सोच। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि भारत के विकासशील की गाड़ी का इंजन है, क्या है, नीति आयोग। भारत के विकास की गाड़ी का इंजन है, क्या है, नीति आयोग। आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं, सहयोग, भागीदारी और प्रगति यही है नीति आयोग की पहचान। उसके बाद सहकारिता पर आता है। ये तीनों 6 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। इसमें से तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो सहकारिता का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। जैसे सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर काम करना और सामूहिक हित को सर्वोपरि रखना। क्या, और सामूहिक हित को सर्वोपरि रखना है। क्या है, सामूहिक हित को सर्वोपरि रखना है। यहाँ पर रहेगा सर्वोपरि रखना है। सहकारी आंदोलन की सफलता, क्या, सहकारी आंदोलन की सफलता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। कौन कौन से सिद्धांत इसके होते हैं। सबसे पहले स्वच्छता, क्या, स्वेच्छा का सिद्धांत या फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है। लोकतांत्रिक, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत, या लोकतांत्रिक के प्रबंधन के अंतर्गत सदस्य को समान मताधिकार मिलता है। सहकारी संस्था खुली संस्था होती है। सहकारी संस्था खुली सदस्य और न्यायपूर्ण लाभ वितरण की नीति अपनाती है या अपनाती है, या राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्त रहकर कार्य करती है। या धार्मिक, इसमें भी कोई भी धार्मिक, जैसे कि कोई भी धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, और फिर कुछ भी ऊंच नीच जात जो होते हैं, छोटी बड़ी जात होती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। एक मुक्त रहकर मतलब पूरा कार्य करती है। बात है सहकारी संस्थाएं, उसकी बात क्या है, सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण भी देती है ताकि वे सक्षम बन सकें। क्या बन सके, ताकि वे सक्षम बन सकें। इसके बाद सक्षम बन सके, इसके साथ ही वे आपस में और अन्य सहकारी संस्थाओं से भी सहयोग करते हैं। इसके साथ ही अन्य सहकारी संस्थाओं से भी सहयोग करती है। इन सिद्धांतों के आधार पर सहकारिता ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाती है। इसके कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि सहकारिता के लाभ और महत्व। इसके निम्न लाभ होते हैं, जैसे गरीबों की सहायता। सहकारी संस्थाएं गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ता ऋण, खाद, बीज और दैनिक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। क्या मतलब बहुत कम ब्याज पर, जिससे वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, अपना जीवन सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। शोषण से मुक्ति, यह किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं को साहूकारों व बिचौलियों के शोषण से बचाती है। क्या बताती है, सहकारिता बचाती है।
आर्थिक विकास के बारे में हेडिंग डालने के बाद आर्थिक विकास के अंदर लिखेंगे कि सहकारिता के माध्यम से बचत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। किससे? सहकारिता के माध्यम से बचत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला हेडिंग है हमारा सामाजिक समानता। क्या है? सामाजिक समानता। तो सहकारिता में जात, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं होता है। सभी सदस्य समान अधिकार पाते हैं। सभी सदस्य इसमें समान अधिकार पाते हैं, क्योंकि न इसमें कोई धर्म पर मतलब बल दिया जाता है, न कि कोई धर्म में भेदभाव होता है, न किसी उच्च नीच जात में, या फिर न किसी के रंग रूप कपड़ों को देकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और अगला हेडिंग है लोकतांत्रिक शिक्षा। या लोगों को लोकतंत्र, समानता, सहभागिता और सहयोग का वास्तविक अनुभव देती है। क्या देती है? वास्तविक अनुभव देती है। किसका? या लोगों को लोकतंत्र, समानता, सहभागिता और सहयोग का वास्तविक अनुभव देती है। सामूहिक शक्ति। सहकारिता में शक्ति अकेला नहीं रहता, बल्कि समूह की शक्ति से बड़े बड़े कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। कि कैसे हो जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये देना है, या किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये की जरूरत है, तो वो अकेले अगर देना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ लगेगा। अगर मतलब यही हम जो 10 लोग दें, अगर 10 लोग दें तो उस प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 देना पड़ेगा, तो उसका काम आसान हो जाएगा। ग्रामीण विकास जैसे या गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार को बढ़ावा देता है। सहकारिता रोजगार को बढ़ावा देता है। तो ये सब हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद हम यह जो टॉपिक था, ये पहले इसको मतलब इसकी पहले परिभाषा देखना चाहिए था। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की परिभाषा देखनी चाहिए थी, लेकिन हम जो है ये दोनों सबसे पहले रख दिए हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आता है कि कृषि अर्थशास्त्र क्या है। कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो कृषि शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एग्रीकल्चर है। यह एक लैटिन भाषा है। क्या है? यह एक लैटिन भाषा है। तो एक कैडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपी कैडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? कैडेट वो कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। लेकिन बात करें जो दो शब्दों से मिलकर बना कौन? एग्री और कल्चर, जो कि हम एग्रीकल्चर में पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं कृषि के अंतर्गत निम्न 2 क्रियाएं होती हैं, एक प्राथमिक क्रिया, एक गौण क्रिया, जिसे सेकेंडरी एक्टिविटीज कहती हैं। तो कृषि अर्थशास्त्र क्या है? कृषि अर्थशास्त्र में मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो साधारणतः कृषि व्यवसाय से संबंधित होती हैं। उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि व्यवसाय से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र क्या है? तो पहले सबसे बात हम देखें ना कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र क्या है, इसकी ना बहुत परिभाषाएं हैं। जैसे कुछ मार्शल की है, रॉबिन्सन की है, जेके मेहता की है, बहुत से अर्थशास्त्री ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसके कारण मतलब किसने कहा है, एक मत है जेम्स किंग ने कहा है। किसने कहा है? जेम्स किंग ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। जेम्स किंग का मत है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। उसके बाद एक मत और है कि बारबरा बूटन का, किसका है? बारबरा बूटन का एक मत है कि बारबरा बूटन का मत है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री या जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं तो उनके कितने मत होते हैं? 7 मत होते हैं। जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। तो अब देखते हैं परिभाषा, इसकी अर्थशास्त्र की परिभाषा, एग्रीकल्चर की परिभाषा, कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा हुई थी। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। तो अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, क्या है? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार धन कमाते हैं तथा इस प्रकार मतलब किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक या अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। क्या मिल सके? अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक तथा समान व्यक्ति की कानूनी दायरे में संपन्न की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या? अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक तथा समान व्यक्ति की कानूनी तथा दायरे में संपन्न की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बात करें मतलब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया। किसने कहा था? तो जेम्स कीन ने कहा था। और जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं तो उनके कितने मत होते हैं? तो उनके 7 मत होते हैं। किसने कहा था? तो ये कहा था बारबरा बोटन ने। किसने कहा था? बारबरा बोटन ने कहा था। आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, जो पेन होता है फोन वाला, तो थोड़ा सा मतलब मैच कीजिए आप लोग। इसके बाद अगला है हमारा कि एक धन संबंधित परिभाषा आती है जो मतलब काफी मतलब बार पूछा जाता है। ये कितने दिया था? जिसने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्म भी कहा जाता है। कब? 1736 में। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन में पूछा जाता है, या तो कैट में पूछा जाएगा या अधिकतर बोर्ड में भी पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। तो भाई अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के शब्दों में, क्या? एडम स्मिथ को शब्दों में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बात की जेबी के शब्दों में अर्थशास्त्र व विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र व विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र व विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। और प्रोफेसर वॉकर के शब्दों में बात करें तो आप एक भी 2 लग सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मार्शल की। क्या है? मार्शल की परिभाषा। किसकी? मार्शल की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद धन संबंधित परिभाषा किसकी है? तो वो एडम स्मिथ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, सिर्फ हमें याद रहे कोई भी मतलब किसी की परिभाषा याद हो, हम जो जिसे हमें बोर्ड में नंबर दिला के जाए। तो प्रोफेसर वॉकर के शब्दों में अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। क्या है? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। और जेबीसी के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा जो धन से संबंधित है। किसके शब्दों में? प्रोफेसर वॉकर के शब्दों में। और बात करें कि कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो कल्याण संबंधित परिभाषा सबसे पहले किसने दिए थे? तो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल ने दिया था। तो अगर पीगू के शब्दों में देखें तो पीगू के शब्दों में तो है अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष मतलब होते हैं डायरेक्टली और परोक्ष मतलब होते हैं इनडायरेक्टली रूप से किसी द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है? मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। तो अब बात करें कि क्या है उनकी परिभाषा क्या है? मार्शल के शब्दों में कल्याण संबंधित परिभाषा उनकी क्या है? मार्शल के शब्दों में। तो मार्शल के शब्दों में अगर देखिए कि मतलब कब दिए थे तो 1890 ईस्वी में अपनी परिभाषाएं दिए थे। 1890 ईस्वी में ये परिभाषा दिए थे। तो इनकी परिभाषा क्या है? राजनीतिक अर्थशास्त्र। क्या? राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है? मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है? मानव जीवन। फिर से देखिए कि मार्शल ने अपनी परिभाषा कब दी थी? तो
1890 ईस्वी में इनकी एक प्रकाशित मतलब अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र को मतलब परिभाषित किया था। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पेन यार काम नहीं कर रहा, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तो कब दिए थे? तो कब प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक? इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1890 ईस्वी में। इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है? मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है या व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है। क्या? एक व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग या भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। अगर बात की पेंशन के शब्दों में, एक होता है पेंशन के शब्दों में अगर देखिए अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। बात की भूमि की विशेषताएं पूछा जाता है, 1-2 नंबर पूछा जाता है। तो भूमि प्रकृति का क्या? भूमि प्रकृति का निःशुल्क देन है या निःशुल्क उपहार है। भूमि अनासवान है। क्या है? भूमि अनासवान है या मतलब भूमि निष्क्रिय साधन है या अनिवार्य उपादान है। क्या है? बात करें विस्तृत खेती, तो विस्तृत खेती आता है किसने? विस्तृत खेती और सघन खेती में, सघन खेती या फिर गहन खेती में अंतर लिखने के लिए आता है। जैसे विस्तृत खेती से अभिप्राय, विस्तृत खेती से अभिप्राय विस्तृत खेती से अभिप्राय खेती करने की उस विधि से, क्या उस विधि से है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय अतिरिक्त भूमि पर खेती की जाती है। अर्थात भूमि के क्षेत्र या आकार में वृद्धि कर दी जाती है। पूंजी की मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती है इसमें। अगर जिसमें पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाए तो हो जाएगी गहन खेती या फिर सघन खेती। तो फिर से देखिए विस्तृत खेती से अभिप्राय खेती करने की उस विधि से है। क्या? खेती करने की उस विधि से है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय अतिरिक्त भूमि पर खेती की जाती है। अर्थात भूमि के क्षेत्र आकार में वृद्धि कर दी जाती है, क्योंकि खेती की इस विधि में श्रम तथा पूंजी की अपेक्षा भूमि का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे भूप्रधान खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप्रधान खेती कहते हैं। इसकी विशेषता अगर देखें तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन सी? विस्तृत खेती में श्रम तथा पूंजी की अपेक्षा भूमि का अधिक प्रयोग किया जाता है या अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका हो गया डिफिनीशन। अगर आप लोगों को डिफिनीशन याद है तो बड़े आराम से लिख लेंगे। उसके बाद है ऐसी खेती मुख्यतः नए बसे देशों में की जाती है। इसमें ऐसे खेतों में मुख्यतः नए बसे देशों में की जाती है क्योंकि उसमें पूंजी का अभाव रहता है। कि अगर कोई देश नए बसे हैं तो उसमें पूंजी जो है तुरंत थोड़ी ना हो जाएगी, तो समय लगेगा ना। श्रम करेंगे, श्रम करने के बाद तब पहले काम वाम सीखेंगे, श्रम करना सीखेंगे, उसके बाद तो पूंजी जाकर बनेगी ना। तो ये क्या करते हैं इसे मतलब इस खेती का प्रयोग कब होता है? जो नए बसे देश होते हैं। ऐसी खेती जहां पर कृषि की कमी तथा भूमि की अधिकता होती है वहां पर की जाती है। ऐसी खेती जहां पर कृषि मतलब श्रम तथा धन की कमी होती है और भूमि की अधिकता होती है वहां पर की जाती है। इस प्रकार की खेती अल्प विकसित तथा निर्धन देशों में की जाती है। क्या? निर्धन देशों में की जाती है। किसमें की जाती है? निर्धन देशों में की जाती है, जहां की श्रम तथा पूंजी का कम उपयोग किया जाता है। इस खेती में श्रम तथा पूंजी का कम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर उपज कम मिलती है। क्योंकि इसमें कोई भी उन्नतशील बीजों का या फिर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक रसायनों का क्योंकि अधिकतर फसल में लगते हैं प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण उपज
कम होती है और ना ही कोई खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बात करें गहन खेती, तो गहन खेती और सघन खेती में अध्ययन आता है, जैसे गहन खेती या फिर सघन खेती। सघन खेती या गहन खेती से तात्पर्य खेती करने की ऐसी विधि से है। कौन कैसी है? खेती करने की ऐसी विधि से है जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके भूमि के निश्चित टुकड़े या भूखंड से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जब किसान उपज बढ़ाने के लिए भूमि के आकार में वृद्धि नहीं करता है, बल्कि जब किसान, फिर से देखिए एक बार इसमें, तो सघन खेती या गहन खेती से तात्पर्य खेती करने की ऐसी विधि से है जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम और पूंजी की मात्राओं में वृद्धि करके भूमि के निश्चित टुकड़े या निश्चित भूखंड से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जब किसान उपज बढ़ाने के लिए भूमि के आकार में वृद्धि नहीं करता है, बल्कि निश्चित भूखंड पर अधिक से अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी का प्रयोग करता है, तो खेती के ऐसे ढंग को क्या कहते हैं? सघन खेती। क्या कहते हैं? तो खेती के ऐसे ढंग को सघन खेती या फिर गहन सघन खेती या श्रम प्रधान खेती कहते हैं। क्या श्रम प्रधान खेती कहते हैं। उपलब्ध भूमि पर अच्छी खाद, उन्नत बीज आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या, जो भूखंड उपलब्ध होता है उसमें अच्छी खाद और बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक उपज मिलती है। बात की इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी निम्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो लिखेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे विशेषताएं, इसकी सघन या गहन खेती की विशेषताएं। मतलब इसके बाद एक लाइन में लिखेंगे कि इसके सघन खेती गहन खेती करने से निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, या फिर निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें भूमि के बजाय श्रम और पूंजी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, या अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रम और पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। श्रम और पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। और पर हेक्टेयर उपज अधिक मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पर हेक्टेयर उपज अधिक मिलती है, उसमें कम मिलती है। बात करें घनी जनसंख्या वाले देश में, किसमें, घनी जनसंख्या वाले देशों में खेती की जाती है, जैसे कि इंडिया हो गया, इसमें भी इसकी खेती की जाती है। भूमि कम तथा महंगी होती है। क्या, भूमि कम तथा महंगी होती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बाकी कि प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम 4 नंबर में आता है, या तो 6 नंबर में आता है। इसका मतलब पूरा विस्तृत वर्णन करने के लिए, तो देखिए, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को प्रतिफल ह्रास नियम या घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब किसी वस्तु को उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या फिर उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात से वृद्धि होती है, तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को क्या प्रतिफल ह्रास नियम या घटते क्रम का नियम कहते हैं। अगर बात करें हम किसी के शब्दों में, क्योंकि अगर बात करें मार्शल के शब्दों में, प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, तो यदि कृषि कला में सुधार ना हो तो भूमि पर खेती करने के लिए लगाई गई श्रम व पूंजी की मात्रा में, किसमें, भूमि और श्रम की लगाई गई खेती, यदि कृषि कला में सुधार ना हो तो भूमि पर खेती
भूमि पर खेती करने के लिए लगाई गई श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उपज में समानता अनुपात से कम वृद्धि होती है। समानता अनुपात में कम वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहते हैं? परस्पर ह्रास नियम कहते हैं। या फिर प्रोफेसर सिल्वरमैन के शब्दों में अगर देखें हम, तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में लगे हुए श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन के अनुपात में कम वृद्धि होती है। क्या? उत्पादन के अनुपात में कम वृद्धि होती है। कब होती है? एक निश्चित बिंदु के पश्चात, एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में लगे हुए श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन के अनुपात में कम वृद्धि होती है, तो उसे परस्पर ह्रास नियम कहते हैं। तो अगर बात करें श्रम की परिभाषाएं, तो अर्थशास्त्र में वे सभी शारीरिक व मानसिक प्रयत्न, क्या? अर्थशास्त्र में वो सभी शारीरिक व मानसिक प्रयत्न श्रम कहलाते हैं, जो धन प्राप्त के लिए किए जाते हैं या फिर धन प्राप्त के उद्देश्य से किए जाते हैं। श्रम की विशेषताएं, श्रम क्या है? श्रम नाशवान है और भूमि अनाशवान है। श्रम नाशवान है। श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है, बिना श्रम के कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। श्रम उत्पादन का सक्रिय उपादान है। क्या है? श्रम उत्पादन का सक्रिय उपादान है। श्रम निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं प्रदान कर सकता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो तो जो है काम करता रहता हो तो थक जाता है, तो जब थक जाता तो उसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई कंप्यूटर मशीन थोड़ी ना, क्योंकि कंप्यूटर मशीन में डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनको चार्ज करना पड़ता है। श्रम निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता, इसको हो गया। श्रम निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता। बात की श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता है। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता है। और श्रम गतिशील होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है एक जहां पर काम कर रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ पर घर बना रहा है, तो अगर उसका यहाँ पर खत्म हो गया काम, तो वो जाकर अगले जगह पर भी घर बनाता है ना, तो श्रम गतिशील है। श्रम गतिशील होता है। बात करें श्रमिक अपने श्रम को बेचता है, ना कि वो अपने आप को बेचता है। जो श्रमिक है वो बोलते हैं ना कि एक दिन की दिहाड़ी 350 या फिर 300 होती है ना, तो वो अपने श्रम को बेचता है, ना कि वो अपने आप को बेचता है कि मैं 350 में आपको बेच रहा हूँ एक दिन के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। वो 8 से 12 घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए जो होता है, वो 350 के लिए वो अपने श्रम को बेचता है। उतने समय में आप चाहे जो काम कराएं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।